हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे 3 मार्च को जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जीव विज्ञान के एक वायरल मॉडल पेपर बताने वाला हूं। और इस मॉडल पेपर में मेरे प्यारों 2022 के, 2023 के और 2024 के जितने इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न है, मैंने उन प्रश्नों को इस पेपर में लिया है मेरे प्यारों बच्चों। और इस पेपर की मदद से मेरे प्यारों बच्चों आप लोगों को पूर्णांक जो 70 नंबर है, तो 70 में मेरे प्यारों बच्चों 70 नंबर करके आप स्कोर आओगे। इतना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर मैंने बनाया। और इस पेपर का सोल्यूशन मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के आया हूं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप कैसे इसका सोल्यूशन लिखोगे मेरे प्यारों बच्चों। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे आपके इस पेपर के माध्यम से। आप जरूर जरूर पूरा का पूरा वीडियो देख लेना। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और इस वीडियो के माध्यम से आप 70 में 70 में लेकर आओगे। जो मैं कह रहा हूं बस मेरी बात मानिए, उसको ध्यान से आप पढ़िए मेरे प्यारों बच्चों। ये पेपर सेम टू सेम ऐसा ही बन के आने वाला है आपके एग्जाम में। अनुक्रमांक नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा मेरे प्यारों बच्चों। नीचे यहाँ पे समय भी दिया रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा आपको इस पेपर को हल करने के लिए। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। निर्देश भी सेम यही रहने वाला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट आप इस पेपर को आप पढ़ोगे। दूसरा, ये सभी प्रश्न अनिवार्य है, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करने अनिवार्य है। तीसरा, की आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखाचित्र द्वारा कीजिए। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, क्यों प्रश्न 2 नंबर का है, क्यों प्रश्न 4 नंबर की, क्यों प्रश्न 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा मेरे प्यारों बच्चों। पेपर आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारों बच्चों। बहुविकल्पीय में पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें लिया हूं, ठीक है। पूरे प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाला है, इस बात का गारंटी है मेरा। पहला देखिए, कह रहा है कि टेपिटम परत का कार्य होता है। अब मेरे प्यारों बच्चों, टेपिटम परत का कार्य क्या होता है मेरे प्यारों बच्चों? परागकणों का पोषण, ठीक है। क्या होता है? परागकणों का पोषण होता है। तो क का पहला राइट आंसर। देखिए कैसे लिखोगे इसको, इतने चीज को कैसे आप लिखोगे। सबसे पहले मेरे पास जो लिखोगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क। तो प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क का आंसर क्या था? पहला। तो लिखोगे उत्तर पहला, परागकणों का पोषण। ऐसे लिखना है आप लोगों को। समझ में आ गया? मैं सब कुछ बताते चल रहा हूँ एकदम बिल्कुल, कि 1 नंबर आप लोगों का कट ना पाए एग्जाम में। सारे क्वेश्चंस फंसेंगे मेरे प्यारों बच्चों, बस आप वीडियो को पूरा देखना। ख वाला मेरे प्यार जो है कि निम्न में से कौन एक अपर्दाहारी है, ठीक है। मतलब इसमें बताना इन चारों ऑप्शन में से कि अपर्दाहारी कौन है चारों में से मेरे प्यार बच्चों। तो वह आप लोगों का केचुआ। क्या है? केचुआ। यहाँ पे ख का पहला सही है, तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख का उत्तर पहला केचुआ। ऐसे लिखना है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। अगला है डेंगू, जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो डेंगू बुखार का वाहक है। मतलब किसके कारण मेरे प्यार जो डेंगू होता है? तो एडिस के कारण। किसके? एडिस के। ग का तीसरा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ग और फिर उत्तर लिखोगे तीसरा एडिस। ऐसे लिखना है मेरे प्यार बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को? ग वाला है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। तो कौन सा एंजाइम ऐसा है जो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? एंडोन्यूक्लियस, मतलब दूसरा वाला। घ का दूसरा सही है, तो आप लिखोगे कि प्रश्न उत्तर संख्या पहले का घ का दूसरा, ठीक है, एंटोन्यूक्लियस। ऐसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए, अब आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है। 1-1 नंबर का जवाब आपको देना होगा। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का स्टार्ट रहेगा। दूसरे का क है कि शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। कि शुक्राणुओं को कौन पोषण प्रदान करता है, उन कोशिकाओं के नाम लिखना। पैसे कैसे लिखोगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डालोगे कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे पेज आप लोगों का सिर्फ इतना बचा था, तो आप लोग चाहोगे तो अगले पेज से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है, लेकिन आप लोग अगले पेज से लिखना। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क। दूसरे का क था मेरे प्यारों की शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो वह आपका सर्टोली कोशिका। याद कर लीजिए, सर्टोली कोशिका होता है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है मेरे प्यारों को। क्लियर है? चलिए, जब ये पेज भर जाए कोई दिक्कत नहीं। जब ये पेज भर जाए मेरे प्यारों, यहाँ पे आप पीटीओ लिख दीजिए। जब पेज भर जाता हो तो यहाँ पे लिख दीजिए आप पीटीओ, पेज टर्न ओवर, ठीक है। फिर इसका आंसर मेरे प्यारों अगले क्वेश्चन का आंसर आप पीछे दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ऐसे आपको करना है। इसके बाद देखिए अगला अगला प्रश्न क्या है? दूसरे का ख मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए प्रश्न संख्या दूसरे का ख इधर है। दूसरे ख है कि एमटीपी तथा जेआईएफटी मतलब जिस्ट का पूरा नाम क्या है, ठीक है। पूरा नाम लिखना है इसका।
फुल फॉर्म लिखना है कि एमटीपी तथा जेडआईएफटी का पूरा नाम लिखना है। आधे आधे नंबर मिलेंगे, एक नंबर पूरा हो जाएगा। तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या, देखिए ऐसे लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख। देखिए एमटीपी का जो फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे गर्भपात कहते हैं। और एक होता है जिफ्ट। जिफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर। देखिए हिंदी में लिख भी दिया होता है कि आप याद कर पाओ, जिगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यार बच्चों, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिएगा यहाँ से एक फुल फॉर्म जरूर से जरूर आपकी एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, जरूर से जरूर, बस आप तैयार कर लीजिए। ग वाला है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, ग वाला। तो इसका उत्तर लिखो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ग। आनुवंशिकता की इकाई जीन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जीन कहते हैं। क्लियर है, आगे आइए घ वाला। आनुवंशिक कूट में कितने प्रकूट, जिसे कोडान बोलते हैं, त्रिक होते हैं। तो आनुवंशिक कूट में कितने प्रकूट या त्रिक होते हैं मेरे बच्चों, एक नंबर के लिए प्रश्न है। घ वाला है तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का घ। ठीक है, उत्तर लिखोगे 64 कोडान होते हैं। कितने बच्चों, 64 कोडान के या प्रकूट के, ये दोनों बात एक ही है। 64 कोडान होते हैं। मालूम चल गया ना, आनुवंशिक कूट में कितने होते हैं, 64 कोडान होते हैं। अगला प्रश्न है कि वाहित मल क्या है। ठीक है, अड़ा वाला प्रश्न है, वाहित मल क्या है। तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे, देखिए इसका उत्तर लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का अड़ा। वाहित मल वह अपशिष्ट पदार्थ है जो पाचन तंत्र से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। वाहित मल वह अपशिष्ट पदार्थ है जो पाचन तंत्र से क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आएगा अगला प्रश्न, यहां से लघुत्तरीय प्रश्न पहला स्टार्ट होगा। लघुत्तरीय प्रश्न पहला, तीसरा प्रश्न उत्तर तीसरे का क है। तीसरे का क है कि अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। 2 नंबर के लिए प्रश्न है कि अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो आप देखिए उत्तर लिखोगे लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क, कि अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है, उसका उत्तर लिखोगे। देखिए उत्तर यहाँ पे डालोगे, लिखोगे कि अफीम एक प्राकृतिक पदार्थ है जो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। तो अफीम के पौधे से ही प्राप्त होगा, ये बात तो आपको मालूम हो गया। इस पौधे के फल से दूध जैसा सफेद तरल निकलता है, मतलब दूध जैसा सफेद तरल पदार्थ निकलता है अफीम के पौधे से, जिसे काट कर सुखाया जाता है। और इस सूखे हुए पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, अफीम कहते हैं। और अफीम में कई प्रकार के, ठीक है, कई प्रकार के अल्कलॉइड होते हैं, जिनमें मार्फिन, देखिए ये नोट कर लीजिए, जिनमें मार्फिन कोडीन आदि जो है प्रमुख है। ठीक है, ये जो मार्किन कोडीन है ये अल्कालाइड होते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया, एग्जामिनर आपको दे देगा मेरे बच्चों 2 नंबर, बिल्कुल आसान आंसर लिखा हूं, 2 नंबर आराम से उठा लोगे। इसके बाद खवला है कि क्लाइनफेल्टर क्या है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, 2 नंबर के लिए है। तो इसका उत्तर लिखो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का ख। ठीक है, तो पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हेडिंग डालोगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, कि इस सिंड्रोम में पुरुषों में एक अतिरिक्त यक्स गुणसूत्र होता है, अर्थात इनमें कुल 47 गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स वाई। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, एक लाइन के गैप छोड़ के लिखोगे टर्नर सिंड्रोम, लिखोगे कि इस सिंड्रोम में महिलाओं में एक्स गुणसूत्र होता है, इसमें पुरुषों में एक अतिरिक्त यक्स गुणसूत्र होता था, लेकिन इसमें क्या है कि इस सिंड्रोम में महिलाओं में से एक यक्स गुणसूत्र की कमी होती है, अर्थात इनमें कुल 45 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इधर क्या होता है टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया। चलिए यहां से 2 नंबर क्या हो गए आपके, बिल्कुल पक्के हो गए। अब इधर बढ़ते हैं, इधर आंसर देखिए क्या लिखा गया है। तीसरे का ग हो, देखिए क्या है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं तीसरे का ग। बोला है कि मानव में प्रतिरक्षा, जिसे हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, तो मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए, 2 नंबर के लिए। तो मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, प्रतिरक्षा कहिए या इम्यूनिटी कहिए, कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का ग, यहाँ पे उत्तर डालिएगा, फिर लिखिएगा इसका उत्तर कि मानव में मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रतिरक्षा चाहे इम्यूनिटी होती है। कौन कौन, पहला तो जन्मजात प्रतिरक्षा। ये क्या होता है जन्मजात प्रतिरक्षा, कि यह प्रतिरक्षा जन्म से ही प्राप्त होती है,
और शरीर को संक्रमण से बचाने में पहली पंक्ति का काम करती है। और एक लाइन के गैप छोड़ के दूसरे क्या होता है मेरे प्यारे जो प्रतिरक्षा, अधिग्रहित प्रतिरक्षा। अधिग्रहित प्रतिरक्षा क्या होता है कि यह प्रतिरक्षा जीवन के दौरान विकसित होती है और शरीर को विशिष्ट रोग जनकों से लड़ने में मदद करती है। तो दो प्रकार के प्रतिरक्षा थे, एक जन्मजात प्रतिरक्षा, दूसरा अधिग्रहित प्रतिरक्षा। दोनों को मैंने डिटेल में बता दिया। क्लियर है मेरे प्यारे। चलिए अब तीसरे का घ देखेंगे। तीसरे घ है कि प्रतिजैविक क्या है कि निर्दोष सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। देखिए कैसे इसका आंसर लिखोगे, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का घ, या इस साइड में उत्तर डाल दीजिएगा, फिर लिखिएगा कि प्रतिजैविक वे रसायन होते हैं जो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनके वृद्धि को रोकते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। कौन कौन लिखोगे, प्रतिजैविकों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले दो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? तो पहला होता है कि पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम होता है। दूसरा क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है। तो दो मैंने सूक्ष्म जीवों का नाम बता दिया और इन दोनों के बारे में लिखेंगे भी हम लोग, ये दोनों होते क्या है। पहला हेडिंग डालोगे मेरे प्यारों चो कि पेनिसिलियम क्या होता है, लिखोगे यह एक फफूंद है जिससे पेनिसिलियम नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है। और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोमाइस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइस क्या होता है मेरे प्यारों चो, इसके बारे में लिखोगे यह एक जीवाणु होता है, यह एक जीवाणु है जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है। तो दोनों के बारे में बिल्कुल डिटेल लिखा है, एक नंबर एग्जाम में बता दूं कि आपका काट नहीं सकता है। और इस प्रकार जब लिखोगे मेरे पास जो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाएगा आपसे, ठीक है। इसके बाद है वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो इसका उत्तर लिखोगे तीसरे का ड, हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का ड, यहाँ पे उत्तर लिखोगे कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने कई कई कदम उठाए हैं। जैसे में देखिए पहला पॉइंट लिखिएगा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और जैवमंडल संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना। दूसरा लिखोगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू करना जिसमें शिकार पर प्रतिबंध और वन्य जीवों के संरक्षण के नियम शामिल हैं। और तीसरा लिखना है कि लुप्त प्राय प्रतिजातियों के लिए विशेष पुनर्वास और संरक्षण कार्यक्रम चलाना। तो तीन मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया मेरे प्यारों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना बेहतरीन तरीके से आंसर कोई आपको बताएगा नहीं, इतना शॉर्टकट। इसके बाद आते हैं यहाँ पे चौथा, ठीक है, कि चौथा का क है कि शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। तो लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का, ये लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। तो प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का क उत्तर डालोगे, पहले शारीरिक रोध फिर कोशिकीय रोध, दोनों पॉइंट बताना है। तो पहले तो शारीरिक के रोध, अब यहाँ पे उत्तर लिखोगे, हेडिंग डालोगे शारीरिक रोध। उसके बारे में लिखोगे कि यह बाहरी अवरोध है जो शरीर को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं जैसे कि त्वचा, बलगम और श्लेष्म झिल्ली। यह बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एक लाइन छोड़ के, कोशिकीय रोध। कोशिकीय रोध क्या होता है कि यह रोध शरीर के अंदर प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा होता है जैसे फागोसाइट्स और लसिकाणु। यह कोशिकाएं हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। तो मैंने दोनों बता दिया, शारीरिक रोध भी और कोशिकीय रोध भी बता दिया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इतना डिटेल में आपको कोई बताएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आप मान के चलिए 70 में 70 बायोलॉजी में ला दूंगा, 70 में 70 आप लोगों का आएगा, इस बात का दावा करता हूँ। बस जो पेपर कराना बस उसको ध्यान से कर लीजिए। चौथे का हो गया, चौथे का ख कह रहा है कि विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए कि विसंयोजन के नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं विसंयोजन। तो प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ख डालोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि विसंयोजन के नियम क्या है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या चौथे ख कि मेंडल का यह युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है, ठीक है। विसंयोजन का नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं कि मेंडल के यह युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। किसी, देखिए लिखेंगे, किसी लक्षण को संतति तक ले जाने वाले कारक अलग अलग हो जाते हैं तथा यह कारक अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व पुनः युग्मक बनाता है। इस कारण माता तथा पिता के कारण संतति में अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट और लिखना है, इधर लिखोगे। जैसे
जब यफ पीढ़ी में प्राप्त संतति का स्वयं संकरण कराया जाता है तो बनने वाली संततियों में फिर से लंबेपन एवं बौनेपन का लक्षण परिलक्षित होता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चौथे का ग। चौथे का ग है कि कैंसर क्या है और इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 3 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग। 3 नंबर के यहाँ पर उत्तर लिखेंगे और लिखेंगे कि कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती है। यह कोशिकाओं के समूह में ट्यूमर जिसे गांठ का निर्माण कर सकता है, जो आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर सकता है और रक्त या लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। इसके बाद देखिए लिखेंगे कैंसर का बचाव कैसे करेंगे। उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे स्वस्थ जीवन शैली, लिखेंगे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ वजन बनाए रखना। दूसरा है धूम्रपान और शराब से बचाव, लिखेंगे तंबाकू और अत्यधिक शराब का सेवन कैंसर का प्रमुख कारण है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे, उसी में लिखेंगे हम लोग अगला पॉइंट। देखिए उसी में अगला पॉइंट कैसे लिखेंगे, एक पॉइंट नहीं छूटेगा मेरे बच्चों। अगला लिखेंगे सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाव, लिखेंगे त्वचा कैंसर से बचने के लिए धूप से बचें या सनस्क्रीन का प्रयोग करें। जो सनस्क्रीन आता है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश से बचने के लिए क्रीम आता है। चौथा है संक्रमण से बचाव, लिखेंगे कि हेपेटाइटिस वी और एचवी जैसी संक्रमणों से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। इसके बाद समय समय परीक्षण, लिखेंगे नियमित जांच से शुरुआती अवस्था में कैंसर पता चल सकता है। लिखेंगे कैंसर का उपचार कैसे होगा। पहला सर्जरी करवा के, लिखेंगे कैंसर प्रभावित हिस्से को शारीरिक रूप से हटाने के लिए, मतलब उसको जहाँ पे कैंसर हुआ उसको हटाने के लिए आपको सर्जरी कराना पड़ेगा अगर उसका उपचार करना चाहते हैं तो, अगर कैंसर हो जाता है आपको तो। फिर होता है एक कीमोथेरेपी। ये क्या होता है कि दवाओं द्वारा कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए, ठीक है, कीमोथेरेपी करवाते हैं, उसमें दवा दिया जाता है जहां पे भी आप वो अगर कैंसर हुआ रहेगा उसके कोशिकाओं को मारने के लिए। तीसरा होता है विकिरण चिकित्सा, लिखोगे उच्च ऊर्जा विकिरण का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना। इसके बाद है इम्यूनोथेरेपी। ये क्या होता है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर से लड़ने के लिए क्या करता है, मजबूत आपको करता है। पांचवा होता है लक्षित चिकित्सा, लिखोगे कि विशेष दवाओं का उपयोग करना जो कैंसर कोशिकाओं के विशेष गुणों को लक्षित करती है। तो यह है कैंसर के उपचार। 5 प्रकार से हम लोग उपचार मैंने यहाँ पे लिख दिया बेहतरीन तरीके, 1 नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काट सकता है। अगला प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देंगे। प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का घ। पहले देखें चौथे का घ पूछा क्या है। तो पूछा है चौथे का कि एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। तो प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का पहले डालेंगे एक संकर टेस्ट क्रॉस, कि एक संकर टेस्ट क्रॉस क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे कि एक संकर टेस्ट क्रॉस में केवल एक विशेषता जीन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें एक विशिष्ट लक्षण के लिए विषय युग्मजी, जिसे हम लोग बोलते हैं हेरेटोराइजिक, माता पिता का क्रॉस होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी पौधे में ऊंचाई का लक्षण देखा जाए तो एक ऊंचा कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा और एक बौना पौधा स्मॉल टी पौधा क्रॉस किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि संतानों में किस अनुपात में लक्षण पाए जाते हैं और यह मेंडल के अलगाव के नियम के अनुसार 1:1 का अनुपात उत्पन्न करता है, मतलब 1:1 का अनुपात उत्पन्न करता है। इसे बोलते हैं एक संकर टेस्ट क्रॉस। इसके बाद द्विसंकर टेस्ट क्रॉस क्या होता है मेरे पास, तो देखिए द्विसंकर टेस्ट क्रॉस ये होता है कि द्विसंकर टेस्ट क्रॉस में 2 विशेषताएं, 2 भिन्न जीनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें माता पिता के 2 लक्षणों के लिए विषम युग्मजी, ठीक है, हेटेरोजाइगस गुणसूत्रों का क्रॉस किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बीज के रंग कैपिटल वाई स्मॉल वाई और आकार कैपिटल आर स्मॉल आर को ध्यान में रखा जाए तो हेटेरोजाइगस यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर पौधों का क्रॉस 2 अभिलक्षणों को पुनः गणना के लिए किया जाता है और इससे संतानों में जो है 1:1 का अनुपात उत्पन्न होता है जो स्वतंत्र वर्गीकरण के मेंडल के नियम पर
मतलब मेंडल के नियम को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यार जो, इतना डिटेल में इतने आसान शब्दों में कोई लिखेगा नहीं। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है मेरे प्यार जो, प्रश्न उत्तर संख्या 5वें का क। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 5वें का क क्या है। तो 5वें का क है कि समजातता पर टिप्पणी लिखिए मेरे प्यार जो। तो समजातता पर टिप्पणी लिखना है, 3 नंबर के लिए प्रश्न है। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 5वें का क, उत्तर में लिखेंगे समजातता अंग। लिखेंगे कि समजात अंग वे अंग होते हैं जो विभिन्न जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन इनकी मूल संरचना और विकासात्मक विकासात्मक उत्पत्ति एक ही होती है। इसका मतलब है कि यह अंग एक ही पूर्वज के से विकसित हुए हैं। उदाहरण के तौर पे लिखेंगे हम लोग, जैसे पहला कि मानव का हाथ, कुत्ते का अगला पैर, व्हेल का फिन और चमगादड़ का पंख सभी समजात अंग है। यह सभी अंग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनकी हड्डियों की संरचना एक ही होती है। फिर लिखेंगे अगला, विभिन्न पौधे के फूलों में अलग अलग रंग, आकार और गंध होते हैं, लेकिन इन सब की मूल संरचना एक ही होती है। बस इतना ही पॉइंट लिखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वें का ख। देखिए 5वें ख बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन करना है, 3 नंबर के लिए है। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 5वें ख उत्तर में, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि आदर्श परिस्थितियों में किसी आबादी में जीनोटाइप और एलील आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। यह संतुलन बनाए रखने के लिए 5 प्रमुख शर्तें होती हैं। तो 5 प्रमुख शर्तों को हेडिंग बना के लिखोगे, ये 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है। पहला, प्राकृतिक चयन का अभाव। लिखोगे ये, यदि किसी जीवों के जीवित रहने और प्रजनन की संभावना समान हो तो कोई विशेष गुणसूत्र चयनित नहीं होता। दूसरा लिखोगे, प्रवासन का प्रभाव। प्रवासन का प्रभाव क्या होता है कि यदि आबादी में बाहरी जनसंख्या से कोई सदस्य न आए और न जाए तो जीन आवृत्तियां प्रभावित नहीं होती हैं। तीसरा है म्यूटेशन का प्रभाव। लिखोगे, म्यूटेशन न होने पर जीन का प्रकार या आवृत्ति नहीं बदलती। चौथा है युग्मक। यदि सभी सदस्य यादृच्छिक रूप से संकरण करें तो किसी विशेष जीनोटाइप के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। पांचवा है कि बड़ी आबादी का आकार। लिखोगे, छोटी आबादी में आनुवंशिक बहाव जिन आवृत्तियों में परिवर्तन कर सकता है जो बड़ी आबादी में कम प्रभाव होता है। पांचों को पांचों हेडिंग इस तरह डालना है मेरे प्यार, जो लिखना है। 1 नंबर एग्जामिनर काट दे तो कहना है आप, ठीक है। देखिए हार्डी वेनबर्ग समीकरण भी पूछा था, तो समीकरण भी लिख देते हैं कि इस दांत को गणितीय रूप से निम्नलिखित समीकरण में दर्शाया जाता है। क्या समीकरण, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। जहां देखिए पूरा डिटेल में लिखोगे, पी क्या होता है, प्रभावी एलील की आवृत्ति होती है। क्यू क्या होता है, अप्रभावी एलील की आवृत्ति होती है। पी स्क्वायर क्या होता है कि होमोजाइगस प्रभावी जीनोटाइप की आवृत्ति होता है। 2pq क्या होता है कि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की आवृत्ति होता है। क्यू स्क्वायर क्या होता है कि होमोजाइगस अप्रभावित जीनोटाइप की आवृत्ति होता है। पूरा का पूरा समीकरण भी लिखोगे, उसके बारे में एक एक पॉइंट लिखोगे कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तब एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर देगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 5वें का ग। देखिए 5वें का ग क्या है कि लघु बीजाणुधानी जिसे परागकोश तथा गुरु बीजाणुधानी जिसे हम लोग बीजांड के बीच कोई 3 अंतर लिखना है। चलिए देखते हैं तीनों के बीच। प्रश्न उत्तर संख्या 5वें का ग। लिखोगे कि लघु बीजाणुधानी जिसे परागकोश और गुरु बीजाणुधानी जिसे बीजांड के बीच 3 प्रमुख लक्षण है। कौन कौन से, देखिए पहला होता है अवस्थान में, स्थान का अंतर होता है। स्थान में डालेंगे परागकोश और दूसरा डालेंगे बीजांड। परागकोश में स्थान क्या होता है कि यह पुंकेसर एंथेरे के अंदर स्थित होता है, ठीक है। अगर हम बात करें परागकोश, तो परागकोश जो होता है कि यह पुंकेसर एंथेरे के अंदर स्थित होता है। अब बीजांड की अगर हम बात करें तो यह अंडक कार्पेल के भीतर अंडाशय में स्थित होता है। तो स्थान का अंतर समझ में आ गया। दोनों में कार्य का अंतर क्या क्या होता है। देखिए परागकोश का कार्य क्या होता है कि परागकोश में जो होता है कि सूक्ष्म बीजाणु, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो परागकोश का निर्माण करते हैं और नर युग्मकों का उत्पादन करते हैं। अब बीजांड की अगर हम बात करें तो बीजांड में गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स बनते हैं जो भ्रूण थैली का निर्माण करते हैं और मादा युग्मकों का उत्पादन करते हैं।
ठीक है, ये कार्य का अंतर हो गया। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा गुणसूत्र संख्या का अंतर। तो गुणसूत्र में क्या होता है, पराकरण, इसमें लिखोगे कि पराकरणों में साधारणतः एकल n गुणसूत्र होते हैं क्योंकि यह मियोसिस के बाद बने होते हैं। ठीक है। अब बीजांड की अगर हम बात करें, लिखो कि बीजांड में बनने वाली संरचना भ्रूण थैली में शुरुआत में एकल गुणसूत्र होते हैं, लेकिन निषेचन के बाद बीज जो है वह 2n बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। चलिए, तीन अंतर पूछा था, तीनों अंतर मैंने डिटेल में बता दिया, तीनों अंतर को मैंने क्या किया, डिटेल में बता दिया। फिर पांचवें का घ देखिए, पांचवें का घ है कि समष्टि की किन्हीं तीन महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अब समष्टि की किन्हीं तीन महत्वपूर्ण विशेषता बताना है। लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या पांचवें का घ, लिखोगे ये समष्टि, एक समष्टि किसी एक ही जाति के जीवों का समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और आपस में प्रजनन कर सकते हैं। लिखोगे समष्टि की तीन महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या अलग अलग। पहला लिखोगे घनत्व, हेडिंग डालोगे, तीन विशेषता बताना है। घनत्व लिखोगे कि समष्टि घनत्व किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीवों की संख्या को दर्शाता है। इसे आबादी की संख्या को क्षेत्र की इकाई से विभाजित करके मापा जाता है। समष्टि घनत्व से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्षेत्र में जीवों के रहने वाले संसाधनों की उपलब्धता कैसी है, जैसे उच्च घनत्व संसाधनों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है। ठीक है, यह घनत्व हो गया। दूसरा होता है विकास दर। विकास दर में लिखोगे यह किसी आबादी की वृद्धि या कमी की दर को दर्शाता है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन का योगदान होता है। तो आबादी बढ़ेगी अन्यथा घटेगी। विकास दर आबादी के आकार, उसकी संरचना और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। और तीसरा मेरे प्यारों जो है आयु संरचना। ठीक है, लास्ट है आयु संरचना। लिखोगे आयु संरचना किसी आबादी में विभिन्न आयु समूहों का अनुपात है, जैसे शिशु, युवा, वयस्क और वृद्ध। यह आबादी की भविष्य की वृद्धि और विकास की क्षमता का संकेत देती है। यदि आबादी में युवा अधिक है, ठीक है, तो भविष्य में इसकी वृद्धि की संभावना अधिक होती है, जबकि वृद्ध आबादी में वृद्धि की संभावना कम हो जाती है। आयु संरचना समष्टि के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता और दीर्घकालिक अस्तित्व को क्या करता है, दर्शाता है मेरे प्यार। ये वायु आयु संरचना के बारे में हो गया। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। पहला, जीवन की उत्पत्ति। 3 नंबर के लिए प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं। तो हम डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क और उत्तर लिखेंगे जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जीवन की उत्पत्ति वह प्रक्रिया है जिसके तहत पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर सजीव का आरंभ करीब 3.5 से 4 अरब साल पहले हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी पर सरल कार्बनिक अणु बने जो बाद में जटिल अणुओं और संरचनाओं में बदल गए। इन जटिल अणुओं ने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आदि का निर्माण हुआ और जिससे सबसे सरल कोशिकाएं बनी और बाद में विविधतापूर्ण जीवन का विकास हुआ। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए बहुत सिद्धांत दिए गए, जिनमें रासायनिक विकास सिद्धांत और आदि कोशिकाएं सिद्धांत जो है वो शामिल हैं। क्लियर है जीवन की उत्पत्ति। चलिए, इसके बाद लिखोगे उसी में जीवन की उत्पत्ति में ही लिखोगे कुछ प्रमुख सिद्धांत में शामिल है। कौन कौन, जैसे ओपेरिन होल्डेन सिद्धांत। लिखोगे इसमें कि इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के प्राचीन वातावरण में मौजूद सरल अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिक बने होते हैं और इन्हीं से जीवन का विकास हुआ। फिर है कि पेनस्पर्मिया सिद्धांत। अब पेनस्पर्मिया सिद्धांत क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवन के बीज अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए होंगे। क्लियर है। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न है 6 का ख कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन, जिसे हम लोग आदिमानव कहते हैं, वो क्या होता है, इस पे आपको समझाना है। ठीक है, तो देखिए लिखोगे कि प्रश्न उत्तर संख्या 6 का ख लिखोगे ऑस्ट्रेलोपिथेसिन आदिमानव क्या होता है, इसके बारे में लिखोगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन मानव विकास के शुरुआती चरण में रहने वाले एक प्रकार के प्राचीन मानव थे। इन्हें आमतौर पर आदिमानव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन, देखिए पहला पॉइंट लिखोगे ऑस्ट्रेलोपिथेसिन सीधे चल सकते थे और उनके पास मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्य की तुलना में छोटा था। दूसरा है कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन मानव विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लिखोगे क्योंकि वे हमें
यह समझने में मदद करते हैं कि मनुष्य कैसे विकसित हुए। अगला देखिए, अगला है मेरे प्यारे बच्चों ग वाला कि संक्रमण रोग से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न उत्तर संख्या 6 का ग, हेडिंग डालोगे संक्रमण रोग, ठीक है। और संक्रामक रोग पूछा है, संक्रामक रोग लिखोगे संक्रामक रोग, ठीक है। संक्रामक रोग क्या होता है, यहाँ पे क लिख दीजिएगा संक्रामक रोग। लिखिएगा कि संक्रामक रोग वे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सर्दी, फ्लू, एड्स, हेमेटाइसिस आदि। इसके रोकथाम क्या है कि संक्रमण रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण, स्वच्छता और सामाजिक दूरी जैसे उपाय किए जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है डार्नीवाद से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न उत्तर संख्या 6 का घ, लिखोगे डार्नीवाद, हेडिंग डाल के कि डार्नीवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित चयन का सिद्धांत है जो यह बताता है कि जीवों का विकास धीरे धीरे और क्रमिक रूप से हुआ। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी भी आबादी में विभिन्न जीवों में प्राकृतिक रूप से विभिन्नता होती है और इस विभिन्नता के कारण कुछ जीव अपने पर्यावरण में बेहतर अनुकूल हो पाते हैं। बेहतर अनुकूल जीवों के जीवित रहने और प्रजनन की संभावना अधिक होती है, जिससे वे अपने अनुकूल लक्षणों की अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित कर पाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग योगात्मक की उत्तरजीविका कहा जाता है। डार्विनवाद के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला, भिन्नता। लिखोगे एक ही प्रजातियां के विभिन्न व्यक्तियों में प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं और यह विभिन्नताएं आनुवंशिकता के कारण होती हैं। दूसरा होता है उत्तरजीविका का सिद्धांत। तो उत्तरजीविता का संघर्ष क्या होता है, ये हेडिंग डाल के लिखेंगे। प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं जिसके कारण जीवों में भोजन, पानी, आश्रय और साथी के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। केवल वे जीव को सबसे अधिक अनुकूल होते हैं इस संघर्ष में जीवित रह पाते हैं, ठीक है। जो लड़ने योग्य रहते हैं वही जीवित रह पाते हैं। तीसरा है प्राकृतिक चयन, कि प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त जीवों का चयन करती है जो अपने पर्यावरण में जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। इससे अनुकूल लक्षण वाली पीढ़ियों का विकास होता है और अनुपयुक्त लक्षणों को धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आइए, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को समझाइए। 5 नंबर के लिए प्रश्न है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करना है तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को समझाना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 7वां लिखेंगे प्राथमिक जनन अंग, ठीक है। तो पहली हेडिंग रहेगी प्राथमिक जनन अंग, लिखेंगे वृषण पुरुष के प्राथमिक जनन अंग है। लिखेंगे पहला वृषण, हेडिंग डालना, लिखना वृषण के बारे में कि ये एक जोड़ी होती है तथा उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। लिखना दूसरा पॉइंट बनाकर वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं का बना होता है जिसे शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला पॉइंट लिखना शुक्र जनन नलिकाएं वृषण जालक में खुलती हैं। वृषण जालक से 16 से लेकर 20 पतली पतली शुक्र वाहिका निकलकर एपिडाइडिमिस में खुलती हैं। फिर लिखना अगला पॉइंट वृषण शुक्राणुओं निर्माण का कार्य करते हैं। फिर लिखना यह विशेष टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करते हैं जो जनन में सहायक होता है। फिर दूसरा होता है सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग तो आपको समझ में आ गया। दूसरा होता है सहायक जनन अंग, लिखेंगे यह अंग जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं और इनमें सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां शामिल हैं। देखिए सहायक नलिका हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा यह निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। सहायक नलिका निम्नलिखित प्रकार से हैं, जिसमें पहला होता है एपिडिडाइमिस। ये लिखेंगे यह लगभग 6 मीटर लंबी पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के अग्र पश्च तथा भीतरी भाग को ढके रहती है। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु संग्रहित एवं परिपक्व होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना कि शुक्रवाहिनी क्या होता है, लिखेंगे कि एपिडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलती है, निकलकर वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्र मार्ग के उधर भाग में क्या होती है, खुलती है। इसके बाद तीसरा कि संकलन वाहिनी क्या होता है कि शुक्राशय से 2 छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्र मार्ग में खुलती है, इन्हें संकलन वाहिनी कहते हैं। फिर इसके बाद चौथा है पेनिस क्या होता है कि यह नर मैथुन अंग है। मूत्र मार्ग, मूत्र व वार्य दोनों, ठीक है, वार्य ने वीर्य लिखना है,
दोनों हेतु साझा मार्ग है जो संग्रह पर खुलती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगला है सहायक जनन ग्रंथियां। अब सहायक जनन ग्रंथियां हम लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि इन ग्रंथियों का जो श्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता करता है। देखिए 5 नंबर के लिए प्रश्न इसलिए बड़ा प्रश्न है। जो पहला है शुक्राणु, इसमें लिखोगे यह एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा संरचना है, इसकी भित्ति ग्रंथित होती है। ठीक है, ग्रंथिल होती है। लिखेंगे अगला पॉइंट, इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनता है। फिर लिखना है अगला कि यह शुक्राणुओं का पोषण एवं संरक्षण करता है। इसके बाद है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के उदर भाग के चारों ओर स्थित होती है तथा कई पिंडों की बनी होती है। इस ग्रंथि से हल्का अम्लीय तरल स्रावित होता है। लिखना पॉइंट उसमें, शुक्राशय व प्रोस्टेट के स्राव मिलकर सेमिनल प्लाज्मा कहलाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, यह शुक्राणुओं के साथ मिलकर जो है वार्य बनाते हैं। वार्य नहीं मतलब वीर्य बनाते हैं, लिखना है। इसके बाद है कॉपर्स ग्रंथियां। कॉपर्स ग्रंथियां लिखना है कि इन्हें बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है, कॉपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकने द्रव का स्रावण करती हैं। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है तथा योनि मार्ग में पहुंचकर मैथुन को सुगम करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद वो टॉपिक क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, खत्म हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, शुक्राणुओं का निर्माण की क्रिया बताइए, पूरा का पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया। फिर अथवा करके दिया था कि अगर वो प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में अंतर बताइए, इसका भी मैंने कर दिया है। दोनों में से जो आसान लगेगा उसको कर दीजिएगा। पहला है कि प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे अथवा करके प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। ठीक है, तो एक साइड हम लोग प्लाज्मिक डीएनए डालेंगे और एक साइड हम लोग गुणसूत्रीय डीएनए डालेंगे। तो एक साइड हमारा विशेषता रहेगा परिभाषा, फिर इसमें उपस्थित स्थान, फिर कार्य क्षमता, फिर प्रजनन। तो देखिए परिभाषा में लिखेंगे प्लाज्मिक डीएनए में कि एक छोटा वृत्ताकार डीएनए अणु जो बैक्टीरिया में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। और इसमें लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों की गुणसूत्र डीएनए में कि यह एक बड़ा रैखिक डीएनए अणु जो जीवों के गुणसूत्रों में पाया जाता है। उपस्थित स्थान की अगर हम बात करें, ठीक है, उपस्थित में लिखेंगे उपस्थित में कि प्राय बैक्टीरिया और कुछ यूकेरियोट्स पाए जाते हैं प्लाज्मिक डीएनए में। गुणसूत्र में लिखेंगे कि सभी प्रोकैरियोटिक और ठीक है यूकेरियोटिक में पाया जाता है। क्लियर है। इसके बाद लिखेंगे कार्य क्षमता, लिखेंगे जीवों में अतिरिक्त जीन या एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान करता है। और इसमें लिखेंगे कि सभी आवश्यकता, ठीक है, सभी आवश्यकता जीनों को, यहाँ पे लिखेगा सभी आवश्यकता जीनों को नियंत्रित करता है जो जीवन के लिए क्या होता है, आवश्यक है। इसके बाद प्रजनन में लिखेंगे स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकता है प्लाज्मिक डीएनए। और इसमें लिखना कोशिका विभाजन के समय ही प्रतिकृत करता है गुणसूत्रीय डीएनए। अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद उसमें एक प्रश्न और था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक प्रश्न और था, ठीक है, कि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में अंतर बताना है। तो देखिए इसका आंसर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे दिख रहा है पूरा, देखिए तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में अंतर। तो वही चीज एक्सोन्यूक्लियस एक साइड डालिएगा, एक साइड एंडोन्यूक्लियस डालिएगा। विशेषता, कार्य, काटने का स्थान, प्रयोग, ये रहेंगे पॉइंट। कार्य में लिखेंगे कि डीएनए अणु के सिरोन्यूक्लियोटाइड्स को काटता है। और इसमें लिखेंगे कि डीएनए अणु के भीतर विशेष स्थानों पर न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है। काटने का स्थान की अगर बात करें तो डीएनए के अंत से न्यूक्लियोटाइड्स हटाता है। और इसमें लिखेंगे डीएनए अणु के बीच में न्यूक्लियोटाइड हटाता है, यह अंत में, यह बीच में। प्रयोग की अगर हम बात करें तो डीएनए के क्रमित अंत विश्लेषण में क्रिया किया जाता है। और इसमें लिखेंगे जीन क्लोनिंग और आणविक जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर आपको साफ सुथरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है प्रश्न उत्तर संख्या 8वां। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 8वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखाचित्र की सहायता से मनुष्य में दो लिंग संलग्न लक्षणों के वंशागति का वर्णन करना है। 5 नंबर के लिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। ठीक है, अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके दिया है कि समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रारंभिक क्रियाओं को वर्णन कीजिए। तो मैं यह वाला आपको प्रश्न बता देता हूं कि समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं होमवर्क आपको दे देता हूं ऊपर वाला।
कुछ अपने से भी आप कीजिए, ठीक है। तो समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 8वां, लिखेंगे उत्तर में कि किसी प्रजाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। समष्टि में कुछ ऐसे अणु होते हैं जो व्यक्तियों में नहीं होते हैं। समष्टियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं कई तरह की होती हैं। कौन कौन, लिखेंगे समष्टि की पारस्परिक क्रियाओं के प्रकार, जिसमें से पहला है सभोजिता। सभोजिता में लिखेंगे यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जातियों का लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि। दूसरा है अंतरजातीय परिजीविता। लिखेंगे इसमें एक जाति की हानि होती है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है। तीसरा है कि सपोपकारिता। लिखेंगे कि यह एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों ही जातियों का लाभ होता है। चौथा है कि प्रतिज जीविता। लिखेंगे इसमें एक जाति के कुछ जीव विषैले उत्पन्न करते हैं जो दूसरी जाति के जीवों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद लिखेंगे आगे, देखिए अगला है समष्टि से जुड़ी कुछ और बातें। कौन कौन सी बातें हैं, पहला समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती हैं। फिर लिखेंगे समष्टि का लिंग अनुपात यानी नर और मादा का अनुपात होता है। लिखेंगे समष्टि में भिन्न आयु के व्यक्ति की शामिल हो सकते हैं। फिर लिखेंगे समष्टि के आकार की वृद्धि असीमित नहीं होती क्योंकि पर्यावरण इस पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। फिर लिखेंगे समष्टियों की पारस्परिक क्रिया। लिखेंगे परजीविता और परभक्षण दोनों, यहाँ पे लिखेंगे परभक्षण दोनों के अलग एक जाति को लाभ होता है। क्रमशः परजीवी और परभक्षी को और पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति क्रमशः परपोषी और शिकार के लिए हानिकारक है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है और न हानि होती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला पॉइंट देखिए, लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है क्या, 9वां प्रश्न की मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए और पूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके दिया है कि आवृत्त बीजी पौधे में निषेचन कैसा होता है, निषेचन पश्च संरचना को वर्णन कीजिए। यह मैं होमवर्क में देता हूं आप लोगों को और ये बताता हूं कि मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए और अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखना है। इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। प्रश्न उत्तर संख्या 9 लिखोगे मेरे प्यारे जो उत्तर में हेडिंग बनाओगे मेंडल के प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या है मेंडल का, कि जब विरोधी या तुलनात्मक लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तब जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी जीन के प्रभाव का प्रभाविता तथा अप्रभावी जीन को जो स्वयं को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाता अप्रभाविता से प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी जीन जिसे कारक कैपिटल लेटर से तथा अप्रभावी जीन कारक स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, जब लंबे पौधे को कैपिटल टी तथा बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रभाविता नियम की मुख्य बातें कौन कौन सी। पहला लिखेंगे कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में प्रभावित लक्षण दिखाई देता है। फिर लिखेंगे प्रभावी लक्षण को डोमिनेट और अप्रभावी लक्षण को रिसेसिव कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट कि प्रभावी जीन को बड़े अक्षर से और अप्रभावी जीन को छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। लिखेंगे अगला पॉइंट प्रभावी विशेषता संयुग्मी कैपिटल टी और विषम युग्मी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों स्थितियों में प्रकट होती है। लिखेंगे अगला पॉइंट अप्रभावी विशेषता केवल संयुग्मी स्मॉल टी अवस्था में ही प्रकट होती है। इसके बाद लिखेंगे अपूर्ण प्रभाविता। लिखेंगे कुछ पौधे में एक लक्षण के दो जो विषयार्पी रूपों में संक्रमण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होती है, अर्थात दो विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूर्णतः प्रभावित नहीं लक्षण होता है। दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं और इस विशिष्टता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और इसकी जो खोज है कार्ल्स कोरेंस ने 1903 ईस्वी में की थी, जब गालाबास, ठीक है, जब गालाबास इतने पौधे में एक लाल पुष्प वाले तथा एक सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराया जाता है तब F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर का पूरा मैंने सॉल्यूशन करा दिया है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा। अगर 70 में 70 में से इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करने पड़ेंगे, एक भी प्रश्नों को नहीं छोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।